जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूं तो लोग अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि सर मुझे इंग्लिश को बोलते समय ये प्रॉब्लम्स होती है, ये प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। बट उनमें से क्या है कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, जिसमें से बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि सर जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं ना तो उसमें दो बातें होती है। पहला कि एक रिटेन का फॉर्म होता है, दूसरा एक स्पोकन फॉर्म होता है। यानी कि हम पहले लिखते हैं, देन आफ्टर फिर हम बोलते हैं। तो लिखने में तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, ग्रामेटिकल एरर्स सेंटेंस में होता है बट फिर भी कम होता है और हम लोग सोच-सोच के लिख लेते हैं। बट जैसे ही बात आती है बोलने की बिना देखे हुए, देख के तो बोल लेते हैं, जो लिखा हुआ वो देख के तो बोल लेते हैं, यानी कि पढ़ने हमको आता है, बट जैसे ही हम बिना देखे हुए बोलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग फंबलिंग करना शुरू करते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है? माइंड ब्लैंक हो जाता है, जो भी याद रहता है सब कुछ भूल जाते हैं। अगर ऐसा आप लोग के साथ में होता है तो भाई ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर में बात करेंगे, जिससे क्या है कि आपका रिटेन प्लस स्पोकन दोनों कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको लिखने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो तो ठीक होगा ही होगा, साथ में जो बोलने में फंबलिंग होता है, भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए पूरा रोड मैप हम लोग के पास में है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे सामने एस, भी, ओ और सी, ये पहला हमारा काम रहेगा। देन आफ्टर इसके जस्ट बाद हम लोग एक और काम करेंगे जिसका नाम रहेगा 24 इंटू 5, ठीक है? ये 2 काम हमको अभी आज की इस वीडियो में करना है, जिससे हमारा रिटेन प्लस स्पोकन दोनों कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर एस इक्वल टू सब्जेक्ट होता है, वी इक्वल टू वर्ब होता है, ओ इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है और सी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना नहीं बताने वाला हूँ कि भाई इसका फुल फॉर्म तो मैं बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको इसकी बारीकी और इसका यूज बताऊंगा, जिससे आप लोग ग्रामेटिकल एरर नहीं करेंगे और आप अच्छे तरीके से एक धारा परवा अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एट एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है? आप इस तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला एस, तो एस इक्वल टू सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है? क्या लिख दिया? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब जैसे ही हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा तो अब हमने इसको दो भागों में बांट भी दिया। हमने बोला कि पहला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा डूअर, ठीक। सेकंड अब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा नन डूअर। क्या होगा? नन डूअर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एस को लिया, एस इक्वल टू सब्जेक्ट समझ में आ गया और सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा। पहला हमारा हो गया डूअर सब्जेक्ट और सेकंड हमारा हो गया नन डूअर सब्जेक्ट। यहां से अब एक और बात निकल के आएगी, कैसे होगी सो सबसे पहले समझिए। अब एक बात और हमको समझना है कि भाई ये जो एस इक्वल टू सब्जेक्ट होता है, तो जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे या लिखेंगे तो सबसे पहला स्थान किसका होगा? तो सबसे पहला स्थान इसी का होगा, यानी कि सब्जेक्ट का होगा। अब सब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक और यहाँ पे दो, यानी कि डूअर और नन डूअर। डूअर किसको कहते हैं? जो काम करने वाला होता है उसको डूअर कहते हैं, जो काम करने वाला नहीं होता है उसको नन डूअर कहते हैं। काम कौन करेगा? जो जिंदा है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, कुछ भी हो, इस पृथ्वी के ऊपर अगर कुछ भी है जो जिंदा है तो वो काम करेगा, इसलिए वो डूअर कहलाता है। यानी कि काम करने वाले को डूअर कहेंगे। और जो जिंदा नहीं है लेकिन इस पृथ्वी पे है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये खुद से काम नहीं करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये नन डूअर कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये है, इस दुनिया में है, तो ये भी सब्जेक्ट है। यानी कि हम लोग को शुरू से सिखाया क्या जाता था कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। नहीं, पूरी बात नहीं है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है तो उसको बोलते हैं डूअर सब्जेक्ट, और जो काम नहीं करता है उसको बोलते हैं नन डूअर सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है वो सब कुछ सब्जेक्ट है, ठीक है। चाहे वो जिंदा हो चाहे ना हो, बस इस पे उसका अगर अस्तित्व है तो वो सब्जेक्ट है और सबसे पहले वही आता है, ठीक। पहली बात समझ में आ गई। अब इसको आगे मैं और लेके जाऊंगा, बट इससे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा वी, तो वी को हमने क्या किया, दो भागों में यहाँ पे बांटा। पहले हमने बोला कि एक भी हमारा क्या है, एच वी है, और एक भी हमारा क्या है, ये एम बी है, ठीक। एच वी को हमने क्या बोला, हमने बोला कि एच वी की टोटल संख्या हमने कितनी बना दी, 24, और एम बी की हमने टोटल संख्या कितनी बना दी, सॉरी यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है। एम बी की हमने टोटल संख्या कितनी बना दी, 5,
देखिए यहीं पे हमने इसको कंप्लीट किया, ठीक है। अब ये 24/5 क्या है, ये थोड़ा सा अभी वेट करिए। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आ गए कहाँ पे, ओ पर, तो अब हमने यहाँ पे ओ और सी दोनों लिख दिया और यहाँ पे हमने बोला, पहले हमने बोला ओ इक्वल टू क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और सी इक्वल टू हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी दो बातें यहाँ से कंप्लीट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे और तब समझेंगे कि भाई रियल में इसका बेनिफिट क्या है और कैसे ये हमको इंग्लिश बोलने में मदद करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, कैमरा हमारा चालू है, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। हम यहाँ से इसको थोड़ा सा हटाएंगे और उसके बाद बताएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे दो बातें लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे कि एस भी ओ सी इक्वल टू, हमको ये तो समझ में आ गया कि ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा, ये लिखा हमने सेंटेंस, क्या लिखा सेंटेंस लिखा, ठीक। अब यही सेंटेंस जो है अगर हम इसको लिखते हैं तो बोलते हैं भाई रिटन फॉर्म हो गया, अगर हम इसको बोलते हैं तो बोलते हैं स्पोकन यानी कि स्पीकिंग हो गया। अब इसमें क्या है कि हर आदमी का अपना अपना एक पोजीशन होता है कि भाई ये 1 नंबर पे रहेगा, ये 2 नंबर पे रहेगा, ये 3 नंबर पे रहेगा, ये 4 नंबर पे रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबर ऑफ पोजीशन देखना है। तो सबसे पहला पोजीशन किसका होता है, एस का, एस इक्वल टू सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सेंटेंस में कौन आता है, इसके बाद आता है जस्ट आपका एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के दो भाग बताए थे, पहला हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद आता है मेन वर्ब और इसके बाद प्लस जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब इसके बाद हमारा प्लस फिर से करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट आएगा या तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। आप इसको दोनों को अगर एक जगह मिलाएंगे तो आप बोल सकते हैं अदर वर्ड, क्या बोल सकते हैं अदर वर्ड, ठीक है। इसको आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि भाई सबका पोजीशन क्या है। तो जब भी आप आज के बाद से सेंटेंस बनाएंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आएगा, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से। तो पहले हमने आपको बोला कि ठीक है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा सब्जेक्ट लिख दिया और हमने बोला कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक हमने बोला यहाँ पे डूअर और एक हमने यहाँ पे बोला नन डूअर, क्या बोला नन डूअर, ठीक। अब हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है ये हो डूअर हो या नन डूअर हो उससे भी मतलब नहीं है, इसमें एक और बात को देखना है क्योंकि जो यहाँ पे इसी के हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब सेट होता है और उसी के हिसाब से मेन वर्ब भी सेट होता है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे एक और चीज समझना है कि पहले तो ये डूअर नन डूअर में आ गया कि यानी कि काम करने वाला और नहीं काम करने वाला। अब साथ में हमको यहाँ पे एक और चीज समझना है कि एक सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर होता है, और एक सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, क्या होता है प्लूरल होता है, ठीक है। यानी कि एक हमारा माइनस सब्जेक्ट होता है और एक हमारा प्लस सब्जेक्ट होता है। तो नियम क्या कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट प्लस होगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा लगाएंगे भाई, प्लस लगाएंगे, ठीक। और अगर हमारा सब्जेक्ट माइनस होगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं मेन वर्ब पे, तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लस होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सॉरी मेन वर्ब प्लस लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट माइनस होगा तो हम यहाँ पे मेन वर्ब भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। यही हमको सबसे बड़ा चीज समझना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले देखिए जो बता रहा हूँ वो समझिए, इसके बाद में ये बताऊंगा कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ये कितने प्रकार के 24 है तो कौन कौन है और किसका कहाँ पे यूज होगा, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये दो बातें समझी कि ये सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जैसे हमने देखा तो हमने पहले बोला कि सब्जेक्ट दो भागों में बट गए, एक डूअर में एक नन डूअर में। काम करने वाला डूअर कहलाता है, जो काम नहीं करता है वो नन डूअर कहलाता है। तब हमने एक और बात सीखा कि सब्जेक्ट दो भाग में बढ़ते हैं फिर से, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक होता है और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा होता है, ठीक। चाहे वो डूअर हो चाहे वो नन डूअर हो, अगर डूअर एक है तो सिंगुलर कहलाएगा, अगर डूअर एक से ज्यादा है तो प्लूरल कहलाएगा। अगर नन डूअर एक है तो सिंगुलर कहलाएगा, अगर नन डूअर एक से ज्यादा है तो प्लूरल कहलाएगा, ठीक। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और मेन वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो क्या लगाएंगे, वो प्लस लगाएंगे यानी कि प्लूरल लगाएंगे, और
मेन वर्ब भी हम प्लूरल ही लगाएंगे। यानी कि हमने ये देखा कि माइनस के साथ में माइनस लगाते हैं, प्लस के साथ में प्लस लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमको वर्ब भी प्लूरल लगाना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा और मेन वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और अब हम समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का खेल क्या है और ये क्या होते हैं और इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे अंग्रेजी को बोलने के समय या अंग्रेजी को लिखने के समय। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब को हमने बोला कि इसकी टोटल संख्या हमने कितनी बनाई, 24। होता तो इससे ज्यादा भी है बट हमको अंग्रेजी बोलने के लिए इतना से काम चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है, पहला ग्रुप जो है यहाँ पे है इज, यहाँ पे है एम, ये हो गया आपका आर, वॉज और ये हो गया आपका वर। ठीक है, ये अब हमने फिर से यहाँ पे एक बार बोला कि ठीक है, एक हो गया आपका ग्रुप हैज, हैव और ये हो गया आपका हैड। ठीक, फिर से हमने यहाँ पे बोला डू, डज, डिड। ठीक, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। ठीक, ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप हो गया जिसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप। और अब हम यहाँ से एक और ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम है कैन, कुड, यहाँ पे हो गया आपका सेल, सॉरी यहाँ पे फिर से सेल लिख दिए, यहाँ पे शुड आएगा, SHOULD, शुड। ठीक है, कैन, कुड, सेल, शुड। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे विल, वुड, मे, माइट, सॉरी यहाँ पे आएगा OUGST, ऑट टू, यानी कि ऑट टू बोल सकते हैं, यूज टू, USED, यूज्ड टू, यूज्ड टू। ठीक है, आउट टू, यूज टू। अब हमने यहाँ पे लिखा मस्ट। ठीक है, अब इसी में आप दो चीज और जोड़ सकते हैं, डेयर और नीड। क्या जोड़ सकते हैं, डेयर और नीड। ठीक है, इसकी टोटल संख्या कितनी है भाई, 13। और एक सेकंड देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया आपका टोटल 11। और 11 और 13 कितना हो जाएगा, इसको भी देख ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 11 और 13 कितना हो गया भाई, जोड़ लीजिए, 11 और 13, 3 1 4 2 2 1 1 2, यानी कि टोटल 24 हो गया। तो अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या कितनी है, 24 है। अब हम यहाँ पे इसको अदर वर्ड को हटाने दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक मेन वर्ब। ठीक है, एक सेकेंड, मेन वर्ब। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। ठीक, अब हमने यहाँ पे मेन वर्ब लिखा तो हमने देखा कि मेन वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, पीना, खाना, कूदना, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब है। लेकिन जो भी मेन वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे 5 फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, V1, V2, V3, V4 और हम लोग बोलते हैं V5। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये इज, एम, आर और वॉज, वर, ये 5 को जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमेशा किसके साथ में लगेंगे, V4 के साथ में लगेंगे। ठीक है, हमने पहला चीज ये सीखा। अब हमने देखा हैज, हैव, हैड जो है ये किसके साथ में लगेगा भाई, ये हमेशा लगेगा V3 के साथ में। ठीक है, ये V3 के साथ में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आज से हमको याद हो गया एक चीज कि जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आएगा, जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब का अगर चौथा रूप आता है तो उसके साथ में हमेशा ये पांचों में से कोई लगेगा। ठीक है, तो पांचों में से कौन सा लगेगा वो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमको ये समझ में आ गया कि जहां पे भी आपको, जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे, ठीक है, एक चीज हमको पहले यहाँ पे और लिखने दीजिए। जैसे यहाँ पे V1 V4 V5 आपने लिखा है, जैसे आपने यहाँ पे बोला गो, तो गो क्या है, पहला वर्ब का पहला फॉर्म है। आपने यहाँ पे गो बोला, गो, वेंट, क्या आएगा यहाँ पे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है,
अब आपने यहाँ पे बोला कि ये गोइंग है, तो गोइंग मतलब आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म। अब इसके साथ में हमेशा आपको इज, एम, आर, वर और वॉज, ये पांचों में से कोई एक लगेगा। कैसे लगेगा वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बोला गॉन, तो गॉन के साथ में हमेशा क्या लगेगा, हैज, हैव और क्या लगेगा, हैड। ये बातें हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये डू, डज, डिड को अभी छोड़ते हैं और यहाँ पे ये जो 13 वो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमेशा इसको बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कैन, एक बार पढ़ देते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और टू, यूज टू, ठीक है, मस्ट और डेयर और नीड। तो ये आपका टोटल 13 को है। ये हमेशा आपको वर्ब के पहले फॉर्म के साथ में लगते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मॉडल वर्ब, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, मॉडल वर्ब, ठीक, तो हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब लिख दिया जो आपका हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म के साथ में आएंगे। तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ई 13 में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आपको दिखाई देता है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसके साथ में हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको इज, एम, आर या वॉज वर्ब में से कोई भी अगर दिखाई देता है पांचों में से, तो आपको तुरंत याद रखना है कि इसके बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, ठीक है। अब बच गया आपका हैज, हैव, हैड। तो आप याद रखिएगा जब भी किसी सेंटेंस में अगर आपको आज के बाद से अगर हैज, हैव, हैड दिखाई दे जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर उस सेंटेंस में मीन वर्ब आता है तो कौन सा फॉर्म आएगा, वो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लेके आएगा, ठीक है। हमेशा कौन सा फॉर्म लेके आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लेके आएगा। अब यहाँ पे आपका बच गया डू, डज और डिड। तो याद रखिएगा डू डज का, हम डू डज डिड का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं हमेशा या तो निगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं या तो हम इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डू जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, डज आपका V5 हो गया और डिड आपका V2 हो गया, वो ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से। ऐसे हम लोग इसका ज्यादातर जो यूज करते हैं हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि मैं जानता हूं तो आई नो, लेकिन मैं नहीं जानता हूं तो आई डोंट नो, क्या मैं जानता हूं, डू आई नो, ठीक है, सॉरी डू आई नो, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है कि डू डज डिड का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग करते हैं एक्चुअली क्वेश्चन पूछने के लिए, या तो हम इसका निगेटिव में यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज नहीं होता है, तो इसलिए इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस यहाँ पे आ गया कि हमको पता चल गया इज, एम, आर और वॉज वर्ब का हमेशा यूज किसके साथ में होता है, बिफोर के साथ में होता है। अगर किसी सेंटेंस में, फिर से समझिए, अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, इज, एम, आर या वॉज वर्ब आता है और उस सेंटेंस में अगर कोई मीन वर्ब भी आएगा तो मीन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म आएगा। हैज, हैव, हैड अगर किसी सेंटेंस में आता है तो उसके साथ में अगर मीन वर्ब आएगा तो कौन सा फॉर्म आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा। माइंड को मैसेज मिल गया कि हैज, हैव, हैड प्लस V3 होता है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब प्लस V4 होता है। और ये जो 13 वो हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट, यानी कि ये जो एक मॉडल वर्ब है इसके साथ में कौन सा फॉर्म आता है, तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ठीक है। ये बातें हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर V2 तो बच गया, तो V2 यही डिड होता है, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करेंगे जैसे आप बोलेंगे कि भाई मैं नहीं गया था, क्या मैं गया था, इस तरीके से आप इस वाले सेंटेंस में आप डिड का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं गया था तो वहां पे आप नहीं कर पाइएगा। क्या मैं गया था यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं नहीं गया था आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं गया था यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1, 2 और ये 3 ग्रुप पे इनको छोड़ दीजिए फिलहाल, ठीक है। इसको हम बारीकी से फिर से समझाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि भाई मुझे रोज मुझे बस से पटना मैं बस से पटना जा रहा हूँ, तो मुझे की अंग्रेजी क्या हो गई, आई। आई के साथ में अब हम क्या लगाएंगे, एम। अब हमने जैसे यहाँ पे एम लगाया तो हमको हमेशा याद रखना है कि इसके साथ में हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म। तो मैं जा रहा हूँ तो आई एम, जाना का अंग्रेजी गो हो गया, लेकिन अब कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, चौथा। तो आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना। आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर एक बार मैसेज कर लीजिए, ठीक है। आप कहाँ से हैं
और हमारी लाइव क्लास चलती है जहाँ पे हम लोग लोगों को पर्सनली क्या करते हैं, क्लास हम पर्सनली खुद उनको देते हैं और उनको जहाँ पे भी दिक्कत आती है वो उनको पर्सनली हम लोग क्या करते हैं, गाइड करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, डाउट सेशन चलवाते हैं, जहाँ से क्या है और होमवर्क देते हैं ताकि लोगों को एक्चुअल में रिजल्ट आए। बहुत सारे लोग जो है रिकॉर्डेड कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग रिकॉर्डेड कोर्स को कम प्रमोट करते हैं। हम लोग के पास में भी रिकॉर्डेड कोर्स है बट हम लोग उससे कम प्रमोट करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई रिजल्ट आए, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, जब कोई टीचर, जब कोई गाइडर अगर किसी ट्रेनी के साथ में, ठीक है, अगर किसी मेंटी के साथ में अगर उसके साथ में लग के काम करेगा तो वहां से रिजल्ट आएगा। तो हम लोगों ने 45 डेज का एक लाइव क्लास शुरू किया है जिसमें क्या है कि आपको पर्सनली हमसे बात करके, हमसे पर्सनली डाउट क्लास आपको सॉल्व करना है, पर्सनली हम आपको होमवर्क देंगे, हम आपको सामने क्लास करवाएंगे, आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे और आपके हर एक सवाल का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप इस लाइव क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, दिए गए नंबर पर कॉल करिए, इस कोर्स के बारे में, इस लाइव क्लास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर और इसको तुरंत से तुरंत ज्वाइन करिए अगर आपकी जरूरत इंग्लिश है तो। ठीक है।